अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी वर्ल्ड A.N। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए स्टोरी वर्ल्ड A.N को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक आदमजादे की मोहब्बत की आग में सुलगने वाले एक जिन की पुरस्कार कहानी। इरम बेटी, वापसी पर बाल समेटकर बांध लेना। नसीमा ने इरम को तनबीह की, जो तैयार होकर अपनी दोस्तों के साथ घर से निकल रही थी। जी अम्मी जान, बांध लूँगी। इरम हंसती मुस्कुराती ईरज और सुमैया के साथ गेट क्रॉस कर गई। यार, यहाँ कितना सुकून है ना। ये इलाका और ख़ास तौर पर ये गली उन तीनों की पसंदीदा थी। इस इलाके के बाद एक सड़क थी जिसके पार उनका कॉलेज था। इरम ने हस्बे मामूल सीधे हाथ पर बने गुलाबी बंगले को हसरत से देखा। यहाँ बड़े बड़े बंगले थे और ये बंगला तो इरम का पसंदीदा तरीन था, क्योंकि वो तामीराती नमूना था मगर सुनसान रहता था। मालूम नहीं लोग इतने खूबसूरत घर बना के खाली क्यों छोड़ देते हैं। इरम ने सोचा। आज उनके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी, लिहाजा तीनों खूब बन ठन कर उसमें जा रही थी। इरम की शख्सियत का खूबसूरत तरीन हिस्सा उनके बेपनाह घने चमकीले सिल्की कमर से नीचे आते बाल थे, जो भी देखता देखता ही रह जाता। तीनों कुछ ही देर में कॉलेज पहुंच गई। यार, बहुत थक गए आज तो, ईरज ने तके तके लहजे में कहा। तुम्हें किसने मशवरा दिया था कि सब सेगमेंट्स में हिस्सा लो? गाना भी गाना है, ड्रामा भी करना है। सुमैया ने उसे चिढ़ाया। तो क्या तुम दोनों डफर्स की तरह बैठकर तालियां बजाती? हेलो। इरम ने उसके सामने हाथ हिलाया। अगर ऑडियंस ना हो तो तुम लोगों को कौन सराहेगा भाई? हाँ, ये तो है। सुमैया ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अच्छा, ज़रा जल्दी जल्दी कदम उठाओ, मगरिब हो रही है। ईरज ने फिक्रमंदी से आसमान की तरफ देखा। यार, मुझे कोई क्लिप तो देना। इरम ने बालों को समेटने की नाकाम कोशिश की। यार, मेरे पास तो कुछ है नहीं, ईरज ने अपने बैग में झांकते हुए कहा। मैंने तो आज ये केचर ही लगाया है। सुमैया ने भी मायूसी से सर हिलाया। एक काम करो, दुपट्टा खूब ढक कर ओढ़ लो। इरम ने अपना दुपट्टा फैलाकर ओढ़ना चाहा, मगर एक तो दुपट्टा भी रेशमी था और उसके बाल भी बेपनाह सिल्की, सो दुपट्टा पिसल पिसल जा रहा था। उफ़्फ़ो, क्या मुसीबत है। वो झुंझुला उठी। हाय, ऐसे तो ना कहो। ईरज ने निहायत हसरत से उसके बालों को देखा। वो अब रोड क्रॉस करके अपनी एरिया में दाखिल हो रही थी। गली में आती हुई भी इख्तियार इरम की नज़र उस गुलाबी बंगले पर पड़ी। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। दूर दराज की मसाजिद से अजान की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। तभी हवा से इरम का दुपट्टा फिसल कर सर से ढलक गया। इरम ने दुपट्टा ताम कर एहतियात से अपने कंधों पर फैलाया। उसके बालों से उमड़ती शैम्पू की खुशबू हवा में फैली। सुमैया ने खरासा होकर सनसान गली को देखा। इरम बेनियाजी से बालों को समेटकर दुपट्टा ओढ़ रही थी। उफ़्फ़ो इरम, जैसी भी हो दुपट्टा लपेट लो यार, मगरिब का वक़्त है, वरना ना कोई चिन चिमट जाएगा तुम्हें। ईरज ने डरपोक सी सुमैया का मजाक उड़ाया। वैसे यार, क्या वाकई जिन होते हैं? छोड़ो ना ईरज। इरम ने डरी सहमी सुमैया को देखा। तभी गुलाबी बंगले में यकदम रोशनी सी हुई। वो तीनों बातें करती गली से आगे निकल चुकी थी। गुलाबी बंगले के बिल्कुल सामने मिसेस वहाब का बंगला था। वहाब साहब के इंतकाल के बाद उसकी बीवी वहाँ रह रही थी। 2 बेटियाँ थी जो कि ब्याह ही जा चुकी थी। उनके साथ उनकी छोटी बहन थी, जिनको उनके शोहर ने बांझ होने की बिना पर तलाक दे दी थी। तब से वो मिसेस वहाब के पास रिहाइश पजीर थी। सना देखो, लगता है ये बंगला भी आबाद हो रहा है। मिसेस वहाब ने टेरेस से नज़र आते बंगले को देखा। मजदूर सामान उतार रहे थे। हाँ आपी, काफ़ी मालदार लोग लगते हैं। सामान तो काफ़ी महंगा और इम्पोर्टेड लग रहा है। सना ने ग्रिल से झांका। चलो अच्छा है, शाम में या फिर कल किसी वक्त मिलने चलेंगे। आपी, एक तो आप बहुत शौकीन हैं लोगों से मिलने की। मैं तो नहीं जाऊंगी भाई। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। मिसेस वहाब ने बिनियाजी से सामने पड़ा अखबार उठाया। सना, ये कुछ अजीब लोग हैं। मिसेस वहाब ने पानी का गिलास मुंह से लगाया। तो इसमें नया क्या है आपी? ये जितने अमीर लोग होते हैं ना, अजीब ही होते हैं। अरे नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही है।
میں ان کے گھر گئی تو ساری خواتین ہے، بس ایک ادھیڑ عمر صاحب ہے جو دیکھتی ہی منہ بناتے سیڑھیاں چڑھ گئے۔ ایک میری عمر کی صاحبہ اور 3 کافی خوبصورت بلکہ غیر معمولی خوبصورت لڑکیاں، جنہوں نے نہ تو سلام دعا کی، بس بے نیازی سے مجھے دیکھتی ادھر ادھر ہو گئی۔ وہ خاتون بھی ملی تو کافی رکے سے انداز میں بس ہائے ہیلو کر کے ہی چلی آئی۔ میں نے تو پہلے ہی سوچ لیا تھا آپی کہ میں نہیں جاؤں گی، اچھا کیا تم نے جو نہیں گئی، فضول میں اپنی بے عزتی کروا دی۔ مسز وہاب نے اس کی تائید کی۔ ثنا حسب معمول ٹیرس پر لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنا پسندیدہ گانا گنگنا رہی تھی۔ تبھی زوردار آواز میں گیٹ کھلنے اور بند ہونے پر ثنا نے چونک کر سامنے گلابی بنگلے کو دیکھا۔ ایک بے حد لمبا چوڑا سا نوجوان غصے میں گیٹ سے باہر نکلا۔ ثنا نے حیرانگی سے اس بے پناہ حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا جو بمشکل 25-26 سال کا لگ رہا تھا۔ چوڑا ماتھا، بڑی بڑی آنکھیں، ستوا ناک اور خوبصورت دہانہ، اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ چمکیلے بال ماتھے پر پھیلے ہوئے تھے، بلا شبہ وہ حسن و خوبصورتی کی مثال تھا۔ وہ باہر نکل کر سامنے کڑی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی اندر سے ایک گھبرائی ہوئی نازک سی لڑکی باہر نکلی۔ وہ یقیناً اس کی بہن ہوگی، کیونکہ خوبصورتی میں وہ بھی اپنی مثال آپ تھی۔ وہ دھیمے سے لہجے میں بائی سے کچھ بات کر رہی تھی، جبکہ وہ بے نیازی سے سامنے سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اندر سے ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے لڑکے کو اشارے سے اندر آنے کو کہا، جبکہ وہ لڑکی عورت کے باہر آتے ہی اندر چلی گئی تھی۔ لڑکے نے نفی میں سر ہلایا، پھر وہ عورت قدری اونچی آواز میں بولی، فوراً اندر چلے آؤ، تمہاری وجہ سے بہت کچھ بدلا جا چکا ہے، اب نئی ضد مت کرو، اندر آ جاؤ۔ آپ اندر جائے امی اور بابا کو سمجھائے۔ وہ لڑکا ہٹ درمی سے بولا، میں نے جو چاہا ہمیشہ حاصل کیا ہے، اب میں یہی رہنا چاہتا ہوں۔ بس یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے سڑک کی طرف چل دیا۔ اس عورت نے دور جاتے لڑکے کو دیکھا اور پھر ایک دم ہی سر اٹھا کر قدرے آگے جھکی، ثنا کو گورا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہ جانے اس عورت کی نگاہوں میں کیا اصرار تھا کہ ثنا کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ یکدم ہی پیچھے ہٹی تھی، جبکہ اس دوران وہ عورت اندر جا چکی تھی۔ اچھا، تو ان کا ایک بیٹا بھی ہے؟ مسز وہاب نے ثنا کی ساری بات سن کر کہا، جی آپی، اور اتنا حسین نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، عجیب سی خوبصورتی ہے ان سب میں، جیسے چاند اور سورج دونوں کا امتزاج ہو۔ دور سے دیکھو تو چاند سی روشنی اور ٹھنڈک، اور قریب جاؤ تو سورج جیسی تپش۔ وہ کچھ کوئی انداز میں بولی، ارے کتنا سناٹا بھی رہتا ہے ان کے گھر میں، جیسے روحوں کا بسیرا ہو۔ ثنا نے بات آگے بڑھائی، نہیں، یہ بات نہیں ہے ثنا، دراصل حالات سب کچھ متاثر کرتے ہیں۔ آج کل کیسا دور ہے، کون دوست کون دشمن کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ایسے میں ان لوگوں کا بے حد محتاط ہونا کچھ عجیب تو نہیں، اور اتنے حسین و جمیل بچوں کو سنبھال کر رکھنا، خاص کر جوان خوبصورت بچیاں بھی آزمائش بن جایا کرتی ہے۔ ہاں، بات تو ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ کالج سے آتے ہوئے ارم کی نظریں سامنے کھڑے لڑکے پر پڑی، جو ہمیشہ کی طرح بڑی وارفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارم نے جھٹ نظریں چکا لی تھی، حالانکہ دل تو چاہا تھا کہ وہ پھر اس کو نظر بھر کر دیکھے۔ یار، یہ ہے کون؟ یہاں کا تو نہیں لگتا۔ سمیہ نے سرگوشی کی، ہاں دیکھو تو صحیح، ہر لڑکی کی نظر اس پر رہتی ہے، مگر یہ تو بس۔ یہ کہہ کر ایرج ہنس پڑی، شاید پٹھان ہے جبھی اتنا خوبصورت ہے، سمیہ نے کہا۔ ارم خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے سے یہ نوجوان ان کی کالج سے تھوڑا آگے کھڑا ہوتا اور نہایت محویت سے ارم کو دیکھتا رہتا۔ اس دوران اس نے نہ تو اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی اور نہ کچھ نازیبا حرکت، بس ایک ٹک اسے دیکھا جاتا رہتا۔ یہ بات ارم کو الجھن میں ڈال رہی تھی کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ اپنے حلیے سے وہ کافی امیر گھرانے کا چشم و چراغ نظر آتا تھا، چہرے پر بے پناہ معصومیت تھی۔ وہ اپنی سحر زدہ سی آنکھوں سے ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھا جا رہا تھا۔ ارم کو حیرت تھی کہ وہ بلا شبہ پرکشش لڑکیوں میں شمار کی جاتی تھی، مگر ایسی حسین نہ تھی کہ ایک بے پناہ خوبرو لڑکا
उसे यूं देखकर होशो हवास से बेगाना हो जाता, मगर ऐसा हो रहा था। वो तीनों बातें करती गली में दाखिल हुई। यार, लगता है यहाँ लोग आ गए हैं। इरम ने गुलाबी बंगले की तरफ इशारा किया। तो तुम्हें क्या लगा कि ये तुम्हारा है? इरज ने उसका मजाक उड़ाया। वो उस बंगले के करीब ही पहुंची थी, तभी दरवाज़ा खोलकर वही लड़का निकल आया। इधर हम रहते हैं। वो बराह रास्त इरम से मुखातिब हुआ। उसकी यूं मुखातिब किए जाने पर वो तीनों ही हवास बाख्ता हो गई। अरे, हमें इससे क्या? सुमैया ने कदरी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कहा। आपको इससे कुछ ना हो, मगर इन्हें तो फ़र्क पड़ता है ना। वो धीरे से मुस्कुराता हुआ इरम को देखते हुए बोला। इरम तो बौखला गई। चलो इरज, सुमैया। वो उन दोनों को घसीटते हुए आगे बढ़ी। आपको फ़र्क पड़ता है ना? वो इरम के सामने आ खड़ा हुआ। क्या मतलब है भैया आपका? हाँ, वो जैसे सहरज़दा सी होकर बोली। अजीब ही कशिश थी उस लड़के में, दिल बेइख्तियार ही उसकी तरफ खींचा जा रहा था। मेरा नाम रबीत है, और आपका? वो जैसे उसकी पहली बात को नज़रअंदाज कर गया। इरम। ना चाहती हुई भी इरम का नाम इरम के लबों से अदा हो गया। वो इसी सुकून से उसे देखे जा रहा था। चलो, अब की इरज ने उसे घसीटा। अरे अरे, आराम से। रबीत ने इरज को ठोका। मैं अभी अपने साथ ले जाने का इरादा भी नहीं रखता इनको। ये मेरी अमानत है, ज़रा ख्याल कीजिएगा इनका। उसका लबो लहजा भी बिलाशुबा उसकी तरह खूबसूरत और मुतासिर कुन था। इरम का दिल गोया धड़क धड़क कर बाहर निकल रहा था। अजीब सा कुछ था। कदम आगे बढ़ने को थे, जबकि दिल उसके सामने ठहर जाने को बज़िद था। वो अचानक ही पलटकर अंदर चला गया और जैसे सब कुछ फिर से चल पड़ा। कितना अजीब है ये, सुमैया ने उन दोनों को मुखातिब किया। अच्छा, तो ये मौसूफ रहते हैं यहाँ? खाना निकालती इरम खुद से बोली। वैसे उस खूबसूरत घर के मकीनों को इतना ही खूबसूरत होना चाहिए था। रबीत नाम तो काफ़ी प्यारा है, मगर वो मुझसे क्या चाहता है? कहीं वो मैस फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, जैसे कि वो आजकल अपने इर्द गिर्द लड़कों की बेवफाई के किस्से सुनती रहती थी। वो बहुत मोहतात रहा करती थी, मगर रबीत के वजूद में ना जाने कैसी कशिश थी कि वो खुद ब खुद उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। दिलो दिमाग की जंग उसे तका रही थी। अब अगर उसने मुझसे बात करने या फ्री होने की कोशिश की तो डांट दूंगी मैं उसे। कुछ भी हो, मैं खुद को दूसरी लड़कियों के सफ़ में नहीं लाऊंगी, हरगिज़ नहीं लाऊंगी। वो गोया खुद से अज़म कर रही थी। अमीर है, खूबसूरत है, उसे भला लड़कियों की क्या कमी? ज़रूर मुझसे टाइम पास करना चाहता है वो। खाना सेट करते हुए वो खुद अपसेट थी। सुबह आंख देर से खुली तो बाबा उसे कॉलेज ड्रॉप कराते हुए ऑफिस निकल गए। कॉलेज में सुमैया और इरज को ना पाकर उसका मूड मज़ीद ख़राब हो चुका था। अब अकेले घर जाना पड़ेगा। वो उलझन में गिर गई। रास्ता नहीं, उसे रबीत की मौजूदगी डरा रही थी। वो उससे बात भी कर चुका था। चलो खैर, अल्लाह मालिक है। वो सारा वक़्त इन्हीं उल्टी सीधी सोचों में गुम रही। कॉलेज से बाहर निकलती ही रबीत की मखसूस जगह पर नज़र पड़ी। जगह खाली थी। एक गहरा सांस लेकर उसने कदम आगे बढ़ाए। दिल एकदम ही उदास हो चुका था। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? वो खुद से लड़ती आगे बढ़ रही थी, तभी उसे किसी के साथ होने का एहसास हुआ। या अल्लाह, वो चौंक पड़ी। रबीत उसका हम कदम था। क्या बात है इरम, क्यों मुझसे भागना चाहती हैं आप? अरे, मैंने ये कब कहा? इरम, यकीन कीजिए, मेरे दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं। मालूम नहीं कैसे मैं आपकी जुल्फ़ों का आसीर हो गया। मैं खुद लाचार हूँ, तो आपको क्या नुकसान पहुँचाऊँगा? आप क्या चाहते हैं आप मुझसे? वो यकदम मुस्कुरा दिया। मुझे आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। जी, सिर्फ बाल नहीं, अब के रबीत के चमकदार दांत नुमाया हो गए। आप तो सर तापा मुझे बेहद पसंद है। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ इरम। मोहब्बत करने वाले यूँ राह चलते मोहब्बत को बदनाम तो नहीं करते ना? तो क्या चाहती हैं आप? मैं खुद को बदनाम नहीं करना चाहती। यूँ रास्ते में बात करना, रास्ता रोक लेना अच्छी बात तो नहीं ना? क्या आप मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहेंगी? मुझसे शादी करेंगी? ये बात बड़ों की करने की है।
हमारे नहीं, उसने दो टोक लहजे में कहा। अब वो गली में दाखिल हो चुके थे तो ठीक है, आप अपने बड़ों से बात कर लीजिए, मैं अपने बड़ों को आप तक पहुंचने में देर नहीं लगाऊंगा। रबीत ने संजीदगी से बात मुकम्मल की और इरम से पहले कदम बढ़ाकर गुलाबी बंगले में दाखिल हो चुका था। अजीब और निहायत अजीब तरीन इंसान है, वो खुद से बुड़बुड़ाई। सना, ज़रा देखो इस लड़की को, लगता है हवास सही नहीं है इसके। कब से देख रही हूँ, वहाँ रोड पार खड़ी हुई ना जाने खुद से क्या क्या बातें कर रही है, और अब यहाँ तक ना जाने किस से बातें किए जा रही है। मिसेस वहाब ने इरम को मशकूक निगाहों से देखा। ओहो आपी, ये आजकल की बच्चियाँ ऐसी ही है, खुद में उलझी रहती है, क्या पता कोई परेशानी हो बेचारी को। हाँ, वैसे ये दो लड़कियों के साथ आया जाया करती है, आज तो बेचारी अकेली ही है। अच्छा आपी, सना ने सुनी अनसुनी करते हुए जवाब दिया। सुमैया और इरज निहायत हैरानी से उसका चेहरा देख रही थी। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम दोनों ऐसा रिएक्ट कर रही हो? इरम ने झुंझुलाकर उन्हें देखा। यानी वो मिस्टर यूनिवर्स तुम्हें प्रपोज कर चुका है? पहले मैंने लातीनी जुबान इस्तेमाल की थी क्या? इरम भड़काने वाले लहजे में बोली। मगर यार, वो लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी तो जान लेना ज़रूरी है ना। आजकल लोग शरीफों के मोहल्ले में जाकर आबाद हो जाते हैं और शादियों के नाम पर कारोबार करते हैं लड़कियों को बेचने का। सुमैया ने काफ़ी गहरी बात कर दी। वो तीनों तो सोच में पड़ गई। मगर यार, ये भी तो देखो कि उसने मुझे परेशान नहीं किया और ना ही आजकल के लफंगे लड़कों जैसा रवैया इख्तियार किया, यहाँ तक कि मुझसे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तक नहीं मांगा। अरे, ये भी लोगों को फंसाने के तरीके हुआ करते हैं। सुमैया भी दूर की कुड़ी ढूंढ लाई थी। तो फिर क्या करूं? इरम ने बेबसी से पूछा। अभी ज़रा सब्र करो, 2-4 दिन और देखने दो। और बाय द वे, ये तुम इतनी परेशान क्यों हो? आई फील कि मुझे रबीत अच्छा लगने लगा है इरज। अच्छा, तो ये मामला है। दोनों तरफ हैं आग बराबर लगी हुई, वो दोनों एक साथ बोली। जवाबन इरम मुस्कुरा दी। ये नहीं हो सकता रबीत, वो औरत निहायत गुस्से के आलम में बोली। हम अपने कबीले की नाराज़गी मोल लेकर यहाँ आए कि तुम्हारा दिल इस लड़की पर आ गया है, मगर मत भूलो कि तुम्हारे बाबा इंसानों में रहना पसंद नहीं करते। तुम हमारे अकलौते बेटे हो, लिहाजा तुम्हारी जिद ने हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मगर तुम अपने वादे पर कायम रहो। तुम सिर्फ उसे देखना चाहते थे, उससे मिलना, बात करना चाहते थे। अब ये शादी का क्या मसला ले बैठे हो? जानते हो, ये रस्म अब मौकूफ़ कर दी गई है। कौम अजना इंसानों में शादी बयान नहीं कर सकते। हम यहाँ ज़्यादा अरसा क़याम नहीं कर सकते। तुमको अपने ख़ानदान का ख्याल करना होगा। मैं मजबूर हूँ अम्मी, अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। जानता हूँ बाबा जान मुझसे नाराज़ है, मगर मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता अम्मी जान। तो क्या हमें छोड़ दोगे? रबीत का बाप अचानक ही नामुतार होकर चिल्लाया। हाँ, शायद मैं ये भी कर गुजरूं। रबीत ने उनके गुस्से को एक पल में नज़रअंदाज कर दिया। तीनों लड़कियां निहायत खामोशी और परेशानी से ये मामला देख रही थी। मोहब्बत ने अब इरम के दामनी दिल को भी सुलगा दिया था। वो रबीत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। रबीत का साथ कॉलेज से लेकर गुलाबी बंगले तक का होता। वो खामोशी से इरम को देखता रहता। यह कभी कभार उसके साथ चलते चलते बातें कर लिया करता था। ये ज़्यादातर सुमैया और इरज की गैर मौजूदगी में होता। इरम कभी कभी उसके ना समझ आने वाले रवैये से परेशान हो जाती, मगर फिर उस रवैये को उसकी फितरत का हिस्सा समझकर नज़रअंदाज कर दिया करती। आज इरम की बर्थडे थी। हस्बी मामूल कॉलेज में दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन हुई। वापसी में इरज और सुमैया उसे तंग करती चली आ रही थी। रबीत ने क्या दिया है, बताओ तो सही। सच्ची, मैंने उसे ना तो बताया है इस बारे में, और ना ही हम ज़्यादा मिलते हैं। बस हल्की फुल्की सी बातचीत हुआ करती है। इरज ने अच्छा को काफ़ी लंबा घसीटा। तभी फिजा में गुलाबों की महक फैली। सालगिरह मुबारक हो इरम जी। रबीत ने पीछे से आकर उन तीनों को चौंका दिया। अरे आप,
रबीत को देखकर इरम के चेहरे पर रंग बिखर गए। रबीत के हाथ में ताज़ा गुलाबों का बुके था। ये आपके लिए, और ये भी। उसने एक मखमली डबिया उसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? आपकी बर्थडे का तोहफा, प्लीज़ ले लो। मगर मैं ये नहीं ले सकती रबीत। इरम शशुपंज का शिकार थी। तभी ईरज ने उसे ठोका दिया। इरम ने हाथ बढ़ाकर दोनों चीज़ें थाम ली। बहुत शुक्रिया इरम। रबीत ने उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखा और तेज तेज कदमों से आगे निकल गया। घर पहुंचकर इरम ने मखमली डबिया निहायत एहतियात से बैग से बाहर निकाली और उसे खोलती ही उसकी आंखें खैरा हो गई। दो निहायत बेशकीमत जुड़ाव कंगन थे जो अपनी कीमत आप बता रहे थे। आज से उन लोगों के पेपर स्टार्ट थे। यार हैरत है, इतना महंगा तोहफा। ईरज हैरान थी जबकि सुमैया मुतमईन थी। इसमें हैरानी की क्या बात है? रबीत बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है। वो इतना महंगा तोहफा अफोर्ड कर सकता है, तभी तो दिया है ना। मगर यार ये मेरी सोच से आगे की चीज़ है। ओहो ईरज, तुम्हें तो हमेशा टेंशन रहती है। छोड़ो, ये सोचो कि आज का पेपर कैसे आएगा। इरम, तुम्हारी तैयारी कैसी है? हाँ यार सुमैया, अच्छी है। बस दुआ है कि पेपर अच्छे हो जाए। उनका सेंटर दूसरे कॉलेज में था। रूम्स भी अलहदा थे। इरम पेपर देने के बाद बाहर लॉन में उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। तभी दोनों जवान खूबसूरत लड़कियां उसकी तरफ चली आई। हेलो, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। जवाबन दूसरी लड़की मुस्कुराई। पहचान भी नहीं सकती, क्योंकि हम पहले कभी नहीं मिले ना। मगर हम आपको जानते हैं। पर वो कैसे? हम रबीत की बहनें हैं। क्या? इरम ने कदर हैरानी से उन्हें देखा। जी, और रबीत के ज़रिए हमने आपके बारे में बहुत कुछ जाना है। मगर क्या आप जानती हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है? हम लोग कौन हैं? उन दोनों की शक्ल शुबाहत काफ़ी हद तक रबीत से मिल रही थी, मगर लहजे की पुरस्रारियत इरम को खौफज़दा कर रही थी। डरिए मत, वो हमदर्दी से इरम को गोया तसल्ली देते हुए बोली। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या आप हमें थोड़ा टाइम दे पाएंगे? ठीक है, बात करने के लिए ये जगह मुनासिब है क्या? आप यही हमें कल मिल पाएंगी? मगर कल तो मेरा ऑफ है। जी, जब ही हमने कहा ना। आज तो आपकी दोस्तें साथ हैं, कल यही सुबह मिलते हैं। वो आ रही हैं आपकी दोस्तें? उनमें से एक जो हुलिये और लहजे से बड़ी नज़र आ रही थी, इरम की तवज्जो बरामदे की तरफ मबजूल कराते हुए कहने लगी। वहाँ से ईरज और सुमैया आ रही थी। ओके, इरम ने पलटकर उन दोनों को देखना चाहा, मगर वो हैरान रह गई। वो दोनों कहीं नहीं थी। इरम दूसरे दिन पेपर्स की तैयारी में कॉलेज के लेक्चरार से मदद लेने का बहाना बनाकर घर से चल पड़ी, मगर दिल में धड़का था कि कहीं ईरज और सुमैया घर ना चली आए, जिन्हें वो नासाजियत तबीयत का कहकर टाल गई थी। वो तेज तेज कदमों से स्टॉप की तरफ चल पड़ी। आज साइंस ग्रुप का पेपर था। बस में सवार होने से कॉलेज तक पहुंचने तक उसका दिमाग मुख्तलिफ बातों में उलझा रहा था। कहीं रबीत फ्रॉड तो नहीं, कहीं वो बुरी आदत व अतवार का मालिक तो नहीं। मगर इन सारे दिनों में रबीत के अंदाज से कहीं भी इन चीज़ों का एहसास नहीं हुआ था। तो आखिर रबीत की बहनें क्या बात करना चाहती है? कहीं रबीत की फैमिली रबीत की इस कदर झुकाव से नाराज़ तो नहीं? बिलाशुबा इरम का घराना भी खाना पीता काफ़ी इज्जतदार घराना था, मगर रबीत का रख रखाव, शान व शौकत, हर चीज़ अमारत की चुगली खाती थी। कहीं रबीत किसी और से इंगेज तो नहीं? हजार हाँ सोचे उसके दिमाग को मुंतशिर किए जा रही थी। इन सब सोचों के जवाब के लिए रबीत की बहनों से मिलना ज़रूरी था, लिहाजा वो उनसे मिलने को चल दी थी। कॉलेज में दाखिल होते ही इरम की नज़र सामने बेंच पर पड़ी, जहाँ वो दोनों मौजूद थी और इरम को आते देखकर खड़ी हुई। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है, चलो वहाँ बैठते हैं। उनमें से एक ने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। वो थोड़ा सुनसान गोशा था। चले, ठीक है, उधर ही चलते हैं। कुछ देर तीनों के दरमियान खामोशी रही। फिर जो लड़की पहले भी बात करती रही थी, उसने गुफ्तगू का आगाज़ किया। मेरा नाम हबाता है और ये रियात है। मैं रबीत से छोटी हूँ और ये हम दोनों से छोटी है। तुम यकीनन बहुत
कुछ सोच रही होगी ना। मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या रबीत ने तुम्हें अपने मुतालिक सब कुछ बता दिया है कि वो कहाँ से आया है और किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। नहीं, हमारी कभी इतनी तफसीली बातचीत नहीं हुई और बात जा पहुँची है एक हो जाने की। रियात ने उसकी बात काटी। मुझे बात करने दो रियात। हबाता ने उसे मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। इरम, इसमें कोई शक नहीं कि रबीत तुमसे बहुत शदीद मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत में कहीं खोट या धोखा नहीं है, मगर इसके बावजूद तुम दोनों शादी नहीं कर सकते और इसी में तुम दोनों ख़ास तौर पर तुम्हारी भलाई है। रबीत ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ ज़िद करके मनवाया है, मगर अब जो बात वो कह रहा है उस पर अमल करना ना हमारे बस में है और ना हमारे बड़ों के इख्तियार में। मगर आप ऐसा क्यों चाहती हैं? क्या मैं आप लोगों को पसंद नहीं? इरम कदरे रंधी हुई आवाज़ में बोली। ये बात नहीं है इरम। हबाता ने कदरे नरम लहजे में उसे तसल्ली दी। तुम तो बहुत अच्छी हो, जभी तो रबीत इस हद तक चला गया है, मगर अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो तुम नहीं जानती और ना ही जानना तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम किसी भी तरह रबीत को मना कर दो, वो सिर्फ तुम्हारी बात मान लेगा। मगर मैं भी रबीत के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम ये जानकर भी उसके साथ रहना चाहोगी कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक जिनज़ादा है। रियात ने कदरे गुस्से से उसे कहा। इरम ने निहायत वहशत से उसको देखा। हाँ, हम कौम अजना से ताल्लुक़ रखते हैं और रबीत ने तुम्हें एक शाम देखा था और उसके बाद से वो तुम्हारा आशिक हो गया है। कबीला छोड़ा, बड़ों की नाराज़गी मोल ली और हम सबको साथ लिए इंसानी रूप में यहाँ रहने लगा कि उसकी मोहब्बत शदीद थी। उसे सिर्फ एक शर्त पर ही यहाँ आने की इजाज़त मिली थी कि तुम्हें अपनाने की बात नहीं करेगा। रबीत ने हामी भी भर ली थी। हम सिर्फ कुछ अरसे के लिए यहाँ आए थे, मगर अब रबीत बसीद है मुस्तकिल इंसानी रूप में तुम्हारे साथ यहाँ रहने को। रियात एक सांस में सब कुछ बोलती चली गई। मैं नहीं मानती ये सब। मुझे मालूम है कमज़ोर लोगों को डराने के लिए ये जिन भूतों की कहानी सुनाई जाती है। मुझे रबीत पसंद है। अगर तुम दोनों इसके बजाय कुछ और कहानी गढ़ लाती तो मैं यकीन भी कर लेती। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर इरम उठ खड़ी हुई। अच्छा, तो तुम्हें हमारी बात का यकीन नहीं आ रहा? तो ये लो। एक झटका इरम को लगा था। अरे बेटा, कब से आवाज़ें दे रही हूँ? शाम होने को है और तुम हो कि सोई जा रही हो। इरम की आंख अम्मी की पुरशफीक आवाज़ पर खुली। उसने हैरानी से इर्द गिर्द देखा। वो अपने बेड पर थी। इतनी थकी हुई आई कि बिना कुछ कहे ही चुपचाप कमरे में आकर पड़ गई। मैंने भी ये सोचकर नहीं उठाया कि बहुत थक गई होगी, मगर बेटा अब तो उठ जाओ ना, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। अम्मी ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई। इरम सर तामे तामे ने ढाल से उठ बेटी, ये ख्वाब तो हरगिज़ नहीं था, मगर ये कैसी हकीकत थी कि जिसको मानने को दिलो दिमाग राजी ही ना थे। रबीत से ना जाने कब उसके दिल का रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि उसे पता ही नहीं चला। इरम बहुत मजबूत आसाब की मालिक थी, मगर ये सब बातें उसके होश और हवास को गंवाने के लिए काफ़ी थी। तभी कमरे में खुशबू सी बिखर गई। इरम ने खौफज़दा होकर खुशबू का मेवर तलाश करना चाहा। सामने हबाता खड़ी थी। इरम, हमारा मकसद तुम्हें खौफज़दा करने का नहीं था। हम तुम्हें वो हकीकत बता देना चाहते थे जो रबीत ने तुमसे छुपाई। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि कबीले के सरदार ने रबीत पर शर्त आयद की थी कि वो ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकेगा जब तक तुम हामी ना भरो। अब तुम चाहो तो रबीत को अपना सकती हो, मगर सोच लेना ये एक अनहोनी होगी, क्योंकि इंसान और जिन ये रिश्ता जोड़कर कभी खुश नहीं रह सकते। ये कहते हुए हबाता गायब हो गई। इरम के हवास अब मुकम्मल तौर पर जवाब दे गई थी। फिर क्या हुआ उसे कुछ मालूम नहीं था। 2 दिन की तवील बेहोशी और बुखार के बाद कहीं जाके अब इरम की हालत में बेहतरी आई थी। इरज और सुमैया इरम के लिए बेहद परेशान थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उनकी बेहद प्यारी दोस्त की ये हालत कर दी थी। अम्मी और बाबा अलहदा परेशान थे। डॉक्टर ने बेहोशी का सबब हाई टेम्परेचर बताया था। अभी भी वो हॉस्पिटल में थी। उसे होश में आता देखकर अम्मी शुक्राने के नवाफिल अदा करने खड़ी हो गई, जबकि पापा डॉक्टर को बुलाने भागे थे। डॉक्टर ने आकर इरम का चेकअप किया
बुखार तो उतर चुका है मगर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी एक दिन और इन्हें हॉस्पिटलाइज रहना होगा। जी ठीक है डॉक्टर, पापा ने सर हिलाया। मगर कल तो मैं अपनी बेटी को घर ले जा सकूँगा ना डॉक्टर साहब? जी ज़रूर। पापा, इरम ने पास बैठे पापा के हाथों में मुँह छुपा लिया। क्या हुआ था बेटा तुम्हें? कुछ नहीं पापा, शायद बहुत स्ट्रेस लिया था मैंने। ओके पापा की जान, मगर अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में बहुत से हालात आते जाते रहते हैं, उनसे हार मान लेना बुज़दिली है। क्या क्या समझाने बैठ गए हो मेरी बेटी को? अम्मी हाथ में तस्बीह लिए हुए वहाँ आ गई। हमारी बेटी न सिर्फ बहादुर है बल्कि मजबूत भी है। उन्होंने इरम के माथे को चूमा और फिर फूंक मारी। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब किसी नामालूम एहसास के तहत इरम की आंख खुल गई। अम्मी सामने बेड पर सो रही थी। हर तरफ खामोशी और सुकून था। एक आवाज़ उसके पीछे से उभरी और एक साया सा उसके पास आकर ठहर गया। कौन हो तुम? रबीत। साया अब रबीत के सरापे में डल गया था। मुझे सब पता चल गया है इरम कि हबाता और रिया तुम्हारे पास आई थी। मैं ये सब तुम्हें चाहकर भी नहीं बता पाया क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं इसके बाद तुम्हें खो दूंगा। मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गया था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं हमेशा इंसानी रूप में ढलकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इरम का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, ये जानकर कि वो जिस शख्स को प्यार करने लगी थी वो तो जिनज़ादा है। कुछ बोलो इरम, मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी करना चाहता हूँ। बहुत खुश रखूँगा तुम्हें। मेरी मोहब्बत को तुम बस अपना लो। ये सब करके तुम इंसान तो नहीं बन जाओगे ना? रबीत, मोहब्बत में झूठ नहीं होना चाहिए। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो सच क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों छुपाया मुझसे? ठीक है, हमारी शादी नहीं हो पाती, हम अलहदा हो जाते, मगर मेरी मोहब्बत मेरे दिल में ज़िंदा तो रहती ना। मगर तुम्हारे मुताल्लिक मुझे तुम्हारी बहनों के ज़रिए पता चला। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हम एक हो। नहीं रबीत, वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हें तकलीफ़ से बचाना चाहती हैं। जब भी उन्होंने हकीकत मुझे बताई, तुम और मैं दो अलहदा दुनियाओं के बासी हैं। हम कभी भी एक नहीं हो सकते, कभी साथ नहीं रह सकते, और ये मेरा भी फैसला है। और अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है तो तुमको जाना होगा वापस अपनी दुनिया में। ये कहकर इरम ने रबीत की तरफ से पीठ मोड़ ली। ठीक है इरम, तुमने मेरी मोहब्बत की आजमाइश मांगी है। मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हुई मैं हमेशा मौजूद रहूँगा। रबीत की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। इरम का तकिया आंसुओं से भीग रहा था। अरे ये क्या? मिसेस वहाब ने हैरत से गुलाबी बंगले को देखा। ये लोग कब चले गए भाई? लो, इतनी मुश्किल से तो ये बंगला आबाद हुआ था। चलो अच्छा हुआ, भी अजीब से लोग थे। सना की निगाहों में पुराने लम्हात लहराए। मगर आप ही क्या खाली मकानों में वाकई जिन्नात का बसेरा हो जाता है? उसने मिसेस वहाब से पूछा। सुना तो यही है मगर मुझे इन बातों पर इतना यकीन नहीं है। मिसेस वहाब गुलाबी बंगले को देखती हुई बेनियाजी से बोली। इरम ने अपनी दोनों सहेलियों इरज और सुमैया को सारी बात बताई और कहने लगी कि मैं भी रबीत से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने उसे उसकी दुनिया में जाने का इसलिए कहा क्योंकि हम दोनों नदी के दो ऐसे किनारों की तरह है जिनका मिलन नामुमकिन है।